नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। जम्मू में कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों के लिए बड़ा सरकार का एक्शन। सुरक्षित जिलों में मिलेगी लोगों की तैनाती, पुलिस देगी फुल प्रूफ सुरक्षा। ज्ञानव्यापी में जाने से हिंदू पक्ष के अधिवक्ता को रोका गया, सर्वे की जानकारी बाहर देने का लगा आरोप। राहुल गांधी बोले बीजेपी को कांग्रेस ही हरा सकती है, क्षेत्रीय पार्टी नहीं। भड़की समाजवादी पार्टी, जेडीयू और आरजेडी। अलग संगठन बनाने पर बीकेयू का एक्शन, राजेश सिंह चौहान समेत 7 नेता किए बर्खास्त। योगी के घर दूसरी बार पीएम मोदी करेंगे डिनर पार्टी, यूपी के मंत्रियों को देंगे शासन चलाने का मंत्र। हाल ही में आतंकवादियों द्वारा एक सरकारी कार्यालय में घुसकर कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकियों की टारगेट किलिंग की साजिश को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने अब कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाया है और इसके तहत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीर में तैनात हिंदू कर्मचारियों की तैनाती सुरक्षित जिलों और तहसील मुख्यालयों में की जाएगी। इसके साथ ही गवर्नर ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों व उनके परिवार को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राहत पैकेज के तहत नियुक्त कर्मचारियों के कल्याण व सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों का भी चरणबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार की नई रणनीति के तहत पहले चरण में 859 कर्मचारियों की सूची प्रशासन द्वारा तैयार की गई है। इन कर्मचारियों को सुरक्षित जिलों या तहसीलों में 8 से 10 दिन के भीतर तैनाती दे दी जाएगी। इतना ही नहीं, इन कर्मियों को कार्यस्थलों के साथ ही कैंपों और किराए पर रह रहे स्थानों पर भी सुरक्षा के सभी पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे। वहीं उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि कर्मियों की पदोन्नति के मामले में प्रशासनिक सचिवों को जो है निर्देश दिए जा चुके हैं कि वे जल्द ही इन मामलों पर गौर कर उचित कदम उठाएं। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों के लिए उपराज्यपाल सचिवालय में विशेष प्रकोष्ठ भी बनाया गया है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में आज लगातार तीसरे दिन सर्वे किया जा रहा है। आज सर्वे का आखिरी दिन है और माना जा रहा है कि सर्वे का काम कुछ ही घंटों में पूरा हो जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सर्वे में शामिल हिंदू पक्ष के अधिवक्ता रामप्रसाद सिंह को ज्ञानव्यापी में जाने से पुलिस ने रोक दिया। कुछ देर बैठाने के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। सर्वे की जानकारी लीक करने के आरोपों में ये कार्रवाई की गई है। वहीं वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन अस्वस्थ होने के कारण ही निकल गए। बाकी टीम अभी सर्वे कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आज तहखाने के अंदर एक हिस्से में जमा मलबे व पानी को निकालकर वीडियोग्राफी करवाई गई। वहीं ज्ञानव्यापी के गुम्मद की आज वीडियोग्राफी हुई है और इसकी बनावट की हाई लेंस कैमरे से फोटोग्राफी भी की गई है। शनिवार को भी इसका सर्वे किया गया था। अदालत के आदेश के बाद शनिवार और रविवार को 4-4 घंटे में 80 से 85% ही सर्वे हो पाया। 17 मई को सर्वे रिपोर्ट वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में पेश की जाएगी। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन हो गया। 3 दिनों के मंथन के बाद कांग्रेस ने 2024 की अपनी राजनीति वापसी की लड़ाई का रोड मैप तैयार कर लिया है। वहीं चिंतन शिविर में बीते दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर कोई दल बीजेपी को हरा सकता है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी को नहीं हरा पाएंगी। राहुल गांधी के इस बयान पर क्षेत्रीय पार्टियां भड़क उठी हैं। दरअसल राहुल गांधी ने रविवार को बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आरएसएस बीजेपी की विचारधारा देश के लिए खतरा बन चुकी है। मोदी सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी से देश की रीढ़ तोड़ दी है और अब लोग लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसे मामलों से जूझ रहे हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान क्षेत्रीय पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो केवल कांग्रेस है। क्षेत्रीय पार्टियों के पास ऐसी विचारधारा नहीं है कि वो बीजेपी को हरा सके। राहुल गांधी के बयान पर क्षेत्रीय दलों ने पलटवार करते हुए इसे बचकाना करार दिया है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि चिंतन शिविर का निष्कर्ष अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस देश की राजनीति के लिए कितनी खतरनाक है। वहीं आरजेडी के जो है रामबली सिंह का कहना है कि अभी के समय में बीजेपी काफी मजबूत है। उसे परास्त करने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों का सहयोग के बिना कांग्रेस कुछ भी नहीं कर सकती। इसके अलावा जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि एक तरफ राहुल गांधी क्षेत्रीय पार्टी पर कटाक्ष करते हैं और दूसरी ओर बिहार में क्षेत्रीय पार्टी जो है पिछलगू बने हुए हैं। परिवारवादी पार्टी का यही हश्र होता है। कृषि कानून के खिलाफ लंबे किसान
जो है समय से आंदोलन के सूत्रधार रहे भारतीय किसान यूनियन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई थी, जिसमें बताया गया है कि किसान संगठन अब टुकड़ों में बढ़ चुका है। खास बात यह रही कि किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत संगठन से अलग कर दिया गया है उनको, लेकिन संगठन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की तरफ से दावों को खारिज किया गया। बाद में ट्वीट कर 7 नेताओं को संगठन से निकाल दिया गया। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के कुछ नेताओं ने लखनऊ में एक बैठक बुलाई थी, जिसके बाद यह ऐलान हुआ कि संगठन का नाम अब भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक करार दिया गया है। साथ ही राजेश सिंह चौहान को अध्यक्ष बनाने का ऐलान हुआ था, लेकिन टिकैत ने बताया था कि नाराज किसान नेताओं ने अलग से अपना संगठन बनाया है। वहीं रविवार रात को राकेश टिकैत ने ट्वीट कर बीकेयू से 7 नेताओं को निकाले जाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि किसान हितों पर कुठाराघात करते हुए कुछ लोगों ने भारतीय किसान यूनियन से अलग कथित संगठन बनाने की घोषणा की है। किसान हितों के विरोधी ऐसे तत्वों को तत्काल प्रभाव से बीकेयू से बर्खास्त किया जाता है। महेंद्र सिंह टिकैत, अमर सिंह और किसान एकता जिंदाबाद का नारा भी उन्होंने दिया। वहीं ट्वीट में उन्होंने संगठन के विरुद्ध गलत नीतियों के कारण बर्खास्त नेताओं की जानकारी दी। इन बर्खास्त हुए नेताओं में बीकेयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान, राष्ट्रीय महासचिव अनिल तालान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरिनाम वर्मा, यूपी SCR अध्यक्ष दिगंबर सिंह, मुरादाबाद के मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र मलिक और प्रदेश उपाध्यक्ष राजवीर सिंह भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों के साथ डिनर मीटिंग करेंगे। ये डिनर लखनऊ में मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले पर आयोजित किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार उनके घर जाएंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली जाकर मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री को इस भोज के लिए न्योता भी दिया था। पीएम मोदी दूसरी बार यूपी के सीएम के घर पर डिनर करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम मुख्यमंत्री आवास पर योगी सरकार के नवनियुक्त मंत्रियों से मुखातिब भी होंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री उनको सुशासन और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पाठ पढ़ाएंगे। आपको बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आज प्रधानमंत्री मोदी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली नेपाल के लुम्बिनी जा रहे हैं। वहां से लौटकर वे यूपी के कुशीनगर एयरपोर्ट आएंगे। लौटते समय शाम को वे लखनऊ में रुकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रखे गए डिनर के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। जम्मू में कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों के लिए बड़ा सरकार का एक्शन। सुरक्षित जिलों में मिलेगी लोगों की तैनाती, पुलिस देगी फुल प्रूफ सुरक्षा। ज्ञानव्यापी में जाने से हिंदू पक्ष के अधिवक्ता को रोका गया, सर्वे की जानकारी बाहर देने का लगा आरोप। राहुल गांधी बोले बीजेपी को कांग्रेस ही हरा सकती है, क्षेत्रीय पार्टी नहीं। भड़की समाजवादी पार्टी, जेडीयू और आरजेडी। अलग संगठन बनाने पर बीकेयू का एक्शन, राजेश सिंह चौहान समेत 7 नेता किए बर्खास्त। योगी के घर दूसरी बार पीएम मोदी करेंगे डिनर पार्टी, यूपी के मंत्रियों को देंगे शासन चलाने का मंत्र। न द्वेष का यह दंगल है देश का, सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। उत्तर प्रदेश में आज भी प्रयागराज, कानपुर, आगरा, बांदा, झांसी और हमीरपुर सहित कई जगहों पर लू का प्रकोप जो है वो जारी रहेगा और इसके बाद 17 मई से पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में गिरावट दर्ज होगी और हीट वेव की स्थिति में कमी आएगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी तूफान आने की पूरी संभावना है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 16 और 17 मई को हल्की बारिश हो सकती है और इसके बाद पूरे हफ्ते कहीं आसमान साफ रहेगा तो कहीं आसमान में हल्के बादल भी दिख सकते हैं। और इसके पहले रविवार को यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान बांदा में
49 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और यह सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। इसके अलावा झांसी में अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ यूपी के अलग अलग शहरों में वायु प्रदूषण सूचकांक अच्छे से मध्यम श्रेणी में बना हुआ और इस हफ्ते AQI इसी श्रेणी में रहने का अनुमान है। लखनऊ में सोमवार को अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की पूरी संभावना है। सोमवार से शुक्रवार तक मौसम साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी। शनिवार को आसमान में हल्के बादल दिख सकते हैं। सप्ताह के अंत तक अधिकतम तापमान 42 जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में 129 है। वाराणसी में अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पूरे हफ्ते आसमान जो है वो साफ रहेगा। सप्ताह के अंत तक अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में यानी कि 71 पर बना हुआ है। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खां की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं सरकार भी लगातार उन पर अपना शिकंजा कसते जा रही है। अब एक के बाद फिर आजम खां की मुसीबत और बढ़ती नजर आ रही है। अब सुल्तानपुर कोर्ट ने उन्हें एक नोटिस जारी किया है। 28 महीने से जेल में बंद आजम खां की रिहाई का इंतजार और लंबा बढ़ता जा रहा है। उनकी अब नया मामला सुल्तानपुर द्वारा जारी नोटिस के बाद सामने आया है। सपा नेता द्वारा 8 साल पहले दिया गया एक बयान मुसीबत बन गया है। 2014 में एक बयान को लेकर सुल्तानपुर की सेशन कोर्ट ने आजम खां को नोटिस जारी किया। तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे। वहीं वरिष्ठ नेता आजम खां के पास नगर विकास विभाग था। तब सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर जौहर यूनिवर्सिटी में एक भव्य आयोजन हुआ था। आयोजन इतना भव्य था कि इसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हुई। आजम खां से आयोजन के खर्च पर सवाल किया गया था तो उनके बयान ने विवाद को जन्म दे दिया था। उन्होंने कहा था कि इसका फंड तालिबानी संगठन दाऊद इब्राहिम और अब्बू सलेम ने दिया है। आजम खां के इस बयान पर तब सुल्तानपुर के ज्ञानेंद्र तिवारी ने कोर्ट में एक परिवारवाद दायर किया था। अब इस बयान को लेकर सुल्तानपुर की सेशन कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 जून को होगी। तब वादी ने कहा था कि सपा नेता का ये बयान समाज के लिए घातक है, उन्हें तलब कर दंडित करने की जरूरत है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के आगमन को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक किसी का अपमान किया ही नहीं। भगवान के दरबार में सबका स्वागत है। ठाकुर जी किसी को मना नहीं करते हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक जो है वो रविवार को समाप्त हो गई। बैठक के बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने साफ किया कि मन से प्रमुख राज ठाकरे हो या कोई अन्य, भगवान के दरबार में सभी का स्वागत है क्योंकि ठाकुर जी किसी को मना नहीं करते। इसी के साथ 2 दिवसीय बैठक में मंदिर के साथ यात्री सुविधा का विस्तार करने पर भी निर्णय हो गया। इसके निर्माण के लिए 25,000 दर्शन कर श्रद्धालुओं के लिए आते जाते समय सामान रखने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। राम मंदिर दर्शन के लिए भीतर प्रवेश के लिए मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर्स और बैग आदि बाहर रखना पड़ता था, लेकिन इसके बाद लोगों के मोबाइल पर्स जो है लॉकर में रखने की व्यवस्था हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुद्ध पूर्णिमा दिवस के अवसर पर ट्विटर पर ट्वीट करके सभी प्रदेशवासियों को पावन बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। बुद्ध पूर्णिमा दिवस पर जारी शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा बुद्ध का अहिंसा, करुणा और मैत्री का संदेश संपूर्ण मानवता के लिए अमूल्य निधि है। उन्होंने चित्त की शांति और हृदय में करुणा की शिक्षा दी। वर्तमान समय में महात्मा बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर विश्व में शांति एवं सद्भावना का वातावरण सृजित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध का संदेश जो है मानव मात्र के लिए हमेशा प्रासंगिक बना हुआ है। प्रकृति के अलौकिक सौंदर्य से सुशोभित लोक संस्कृति व परंपराओं से समृद्ध सिक्किम राज्य के स्थापना दिवस पर सभी सिक्किम वासियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि सिक्किम विकास के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करे। मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान पर विशेष प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छता का पालन कर डेंगू संक्रमण से बचा सकता है, लोग इसका जरूर ध्यान दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अतिक्रमण विरोधी अभियान पर आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान शाहीन बाग, मदनपुर खादर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, मंगोलपुरी, करोल बाग, ख्याला और लोधी कॉलोनी समेत दिल्ली के कई इलाकों में
तीनों स्थानीय निकायों की तरफ से चलाए जा रहे अभियान के खिलाफ रणनीति तय की जाएगी। पिछले कुछ दिनों से भाजपा शासित निगमों की तरफ से दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, लेकिन अभियान जारी है। विधायकों के साथ होने वाली इस बैठक में अलग अलग क्षेत्रों में चल रही कार्रवाई पर मौजूदा हालात से निपटने के लिए तमाम पहलुओं पर मंथन किया जाएगा। बैठक में आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों के विचार हासिल करने के बाद इस दिशा में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। भाजपा शासित निगमों विध्वंस अभियान का मुकाबला करने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पहले यह बैठक शनिवार को होनी थी, लेकिन मुंडका की एक इमारत में भीषण आग लगने के बाद इसे स्थगित करके सोमवार का दिन तय किया गया। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। जम्मू में कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों के लिए बड़ा सरकार का एक्शन। सुरक्षित जिलों में मिलेगी लोगों की तैनाती, पुलिस देगी फुल प्रूफ सुरक्षा। ज्ञानव्यापी में जाने से हिंदू पक्ष के अधिवक्ता को रोका गया, सर्वे की जानकारी बाहर देने का लगा आरोप। राहुल गांधी बोले बीजेपी को कांग्रेस ही हरा सकती है, क्षेत्रीय पार्टी नहीं। भड़की समाजवादी पार्टी, जेडीयू और आरजेडी। अलग संगठन बनाने पर बीकेयू का एक्शन, राजेश सिंह चौहान समेत 7 नेता किए बर्खास्त। योगी के घर दूसरी बार पीएम मोदी करेंगे डिनर पार्टी, यूपी के मंत्रियों को देंगे शासन चलाने का मंत्र। भी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ मिकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। फटी जींस बयान पर काफी आलोचना झेलने वाले गढ़वाल सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने पुराने बयान पर कायम है। उनका कहना है कि फटा हुआ कपड़ा कभी भी हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा है। उन्होंने जींस का विरोध नहीं किया, बल्कि फटी जींस पर ऐतराज किया। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए तीरथ सिंह रावत ने मार्च 2021 में बाल संरक्षण अधिकार आयोग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में बयान दिया था कि आजकल के बच्चे बाजार में घुटनों पर फटी जींस खरीदने जाते हैं। रविवार को श्रीनगर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे रावत ने एक बार फिर से फटी जींस का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि विदेशी लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और हम पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण करते हुए फटी जींस पहन रहे हैं। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वह फटी जींस संबंधी अपने पुराने बयान पर कायम है। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि लाखों लोगों ने इसे स्वीकारा है। सोशल मीडिया पर उन्हें समर्थन संदेश भी मिले। उन्होंने कहा कि जब हम स्कूल कॉलेज जाते थे तो हम भी जींस पहनते थे। यदि कभी घुटना फट गया तो उस पर पैच लगाते थे। गुरुजी का डर होता था। साथ ही अनुशासन, संस्कार व संस्कृति इसकी इजाजत नहीं देती है, लेकिन आज ये स्थिति है कि जीन्स फटी नहीं है तो नौजवान इस पर कैंची चला देते हैं। उन्होंने कहा कि जीन्स का विरोध नहीं है, बल्कि फटी जीन्स का विरोध है। फटा कपड़ा हमारी संस्कृति का घोतक नहीं है। पूरा शरीर ढकना हमारी संस्कृति में है। चारधाम यात्रा में इस बार उमड़ रही भीड़ से तीर्थयात्रियों का 2 साल का रिकॉर्ड टूट गया। कोविड महामारी के कारण प्रभावित रही चारधाम यात्रा में जितने यात्री 2 साल में आए, उतने ही यात्री इस बार 2 सप्ताह के भीतर चारधाम पहुंच गए। सरकार व पर्यटन विभाग को भी चारधाम यात्रा ऐतिहासिक होने की उम्मीद है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का पहला मामला 15 मार्च 2020 को मिला था। उस समय चारधाम यात्रा की तैयारियां चल रही थी। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते समय प्रदेश में कोरोना संक्रमण प्रसार चरम पर था। इसे यात्रा को बंदिशों के साथ स्वचालित किया गया, लेकिन कोरोना के डर से दूसरे राज्यों में तीर्थयात्री नहीं आ पाए। वहीं 2021 में कपाट खुलने से पहले कोरोना की दूसरी लहर से यात्रा बाधित रही। चार धामों में संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यवस्था न होने के कारण हाई कोर्ट ने यात्रा संचालन पर रोक लगाई थी। बाद में सरकार के प्रार्थना याचिका पर हाई कोर्ट ने यात्रा संचालन की अनुमति दी। पिछले साल सितंबर माह में चार धाम यात्रा शुरू हुई थी। कोरोना काल से पहले 2019 में चार धाम में 33 लाख से अधिक यात्री आए, जबकि कोरोना महामारी 2020 में 3.33 लाख यात्री दर्शन करने पहुंचे थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को यहां पार्टी मुख्यालय भाजपा को जानो पहल के तहत
जो 14 देशों के भारत मिशन प्रमुखों के साथ वो चर्चा करेंगे। विदेशों तक भाजपा के काम को बताने के उद्देश्य से शुरू की गई इस पहल के तहत दूसरी बार जेपी नड्डा 14 देशों के प्रमुखों के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने 6 अप्रैल को भाजपा के स्थापना दिवस पर विशेष रूप से विदेशी लोगों को पार्टी की ऐतिहासिक यात्रा और जारी गतिविधियों के बारे में सूचित करने के लिए ये पहल शुरू की थी और तब 13 देशों के मिशन प्रमुखों के साथ बातचीत की थी। पार्टी ने एक बयान में कहा कि वह भविष्य में भी विदेश राजनयिकों के साथ छोटे समूहों के साथ इस तरह की चर्चा जारी रखने का इरादा रखती है। बयान के मुताबिक विभिन्न देशों के राजनीतिक दलों के साथ प्रतिनिधि मंडलों के आदान प्रदान की भी योजना बनाई जा रही है। इसके मुताबिक इस पहल के जरिए पार्टी अपनी ऐतिहासिक यात्रा, विचारधारा, संरचना और जारी गतिविधियों पर विस्तृत जानकारी पेश करेगी। पार्टी ने कहा कि नड्डा मेहमानों के सवालों का जवाब भी देंगे। कार्यक्रम के दौरान जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को दर्शाने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाएगी। देश में कोरोना केस घटने लगे हैं। पिछले 4 सप्ताहों में इनकी बढ़ोतरी के बाद रविवार को सप्ताह में इनमें करीब 20% की गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर में भी संक्रमण कम हो रहा है। देश में 9 से 15 मई के बीच यानी बीते सप्ताह कोरोना के 18,500 नए मामले दर्ज हुए, जबकि इसके पूर्व हफ्ते यानी कि 2 से 8 मई के बीच करीब 23,000 नए केस आए थे। साप्ताहिक आधार पर केस घटे हैं, लेकिन इस दौरान मौतों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2 से 8 मई के बीच 20 मौतें हुई थी, लेकिन 9 से 15 मई के बीच 34 मौतें दर्ज की गई और इसकी वजह से दिल्ली में 16 मौतें हुई। यह 27 फरवरी के बाद राजधानी में मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में बीते सप्ताह संक्रमण के मामलों में 37% की कमी आई। गत हफ्ते दिल्ली में कोविड-19 के 6,104 नए मामले दर्ज किए गए। यह इससे पूर्व सप्ताह के 9,694 से काफी कम है और इससे कहा जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर में कोविड-19 का प्रकोप वो कम हो रहा है। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार ने रविवार को 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल ली। वह 1 सितंबर 2020 से बतौर निर्वाचन आयुक्त चुनाव आयोग से जुड़े हुए हैं। उन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है, जो शनिवार शाम को सेवानिवृत्ति हो गए। उनके समक्ष पहली जिम्मेदारी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव कराने की होगी। राजीव कुमार 1 सितंबर 2020 से चुनाव आयुक्त के रूप में चुनाव आयोग में कार्यरत हैं। चुनाव आयुक्त के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान 2020 में बिहार की राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए। मार्च में कोविड संक्रमण के बीच असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए। राजीव कुमार का जन्म 19 फरवरी 1960 को हुआ था। वे 1984 बैच के IAS अफसर हैं। उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में 36 साल तक काम किया। केंद्र के कई मंत्रालयों के अलावा उन्होंने अपने बिहार झारखंड कैडर में भी लंबे समय तक सेवाएं दी हैं। राजीव कुमार BSc के साथ वकालत में LLB, PGDM और लोक नीति से MA उन्होंने किया है। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक पर्यावरण, वन, मानव संसाधन, वित्त और बैंकिंग सेक्टर में भी काम किया है। वे फरवरी 2020 में ही केंद्रीय वित्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए K न्यूज़ नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।